आज हम अपनी रीड विद मी सीरीज़ को शुरू करेंगे वापस से। और हमने थायराइड के ऊपर छोड़ा था इसको। ये असल में स्टेप टू सीके के लिए हम लोग एक रीडिंग दे रहे हैं। स्टेप टू सीके फर्स्ट एड को, जो फर्स्ट एड आप स्टेप वन के लिए पढ़ते हैं वो उसी की किताब जो स्टेप टू के लिए है, उसको हम एक रीडिंग दे रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं उसकी, ताकि आपके पास एक फाउंडेशन हो जिसके ऊपर आप अपनी प्रेपरेशन शुरू कर सकें। तो हम शुरू करेंगे बोन मिनरल डिसऑर्डर्स के साथ। इसकी थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे पहले, और उसके बाद इसकी मैनेजमेंट पे चलेंगे। तो शुरू करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, कॉमन मेटाबॉलिक बोन डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय लो बोन मास। ये ज़्यादातर जो है आपको ये ज़्यादातर आपको थिन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में मिलेगी, स्पेशली वाइट और एशियन इंडिविजुअल्स। अच्छा, इसकी रिस्क जो है वो 65 ईयर्स ऑफ एज के बाद डबल हो जाती है। मेन को भी हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस, लेकिन बहुत रेयर है, और ये क्लिनिकल सेटिंग में काउंट नहीं किया जाता। वैसे मैं एक बात बताना चलूँ कि ये जो आपको रिस्क फैक्टर बताए हुए हैं, थिन मीन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, वाइट और एशियन, ये आपने याद रखने हैं। सारे रिस्क फैक्टर्स ऑस्टियोपोरोसिस के आगे भी डिस्कस होंगे, लेकिन आपको ये याद करते हुए जाने हैं। की फैक्ट पढ़ लेते हैं। डू नॉट कंफ्यूज ऑस्टियोपोरोसिस विद ऑस्टियोमलेशिया, क्योंकि ऑस्टियोमलेशिया एक मिनरलाइजेशन डिफेक्ट है। ये एक विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और इसमें बोन पेन होता है, और कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल्स भी डिक्रीज होते हैं, और आपको सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म भी मिल सकता है। हालांकि ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें सब कुछ नॉर्मल होता है, हर चीज़ नॉर्मल होती है। कैल्शियम भी नॉर्मल होता है, फॉस्फेट भी नॉर्मल होता है, और आपको सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म नहीं मिलता ऑस्टियोपोरोसिस में, लेकिन ऑस्टियोमलेशिया में आपको मिलेगा। ऑस्टियोपोरोसिस प्राइमरीली लो बोन मास डिसऑर्डर है। ठीक है, लो बोन मास डिसऑर्डर है। ये एक लो बोन मास डिसऑर्डर है, इसमें मिनरलाइजेशन का कोई भी रोल नहीं है। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन सेकंड पॉइंट होता है। कॉमनली एसिम्टोमेटिक होते हैं पेशेंट्स, और वर्टिब्रल फ्रैक्चर सबसे कॉमन फ्रैक्चर है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर जो आपको मिल सकता है ऑस्टियोपोरोसिस में। लेकिन इसके प्रेजेंट होने के बावजूद भी काफ़ी दफ़ा दूसरे सिम्टम्स पेशेंट में नहीं होते, यहाँ पर दूसरे किसी और प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट नहीं आ रहा होता। तो ज़्यादातर जो है ये एसिम्टोमेटिक होती है। टेक्निकली ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट ज़्यादातर तब प्रेजेंट करता है जब कोई भी फ्रैक्चर होता है। ये कंडीशन शुरू कब होती है उसे, और कब उसको प्रेजेंट होती है, तब पेशेंट नेसेसरीली प्रेजेंट नहीं करेगा आपके पास। आमतौर पर फ्रैक्चर के वक्त ही जो है लोग प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, रिस्क फैक्टर इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग, एडवांसिंग एज, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोजन डिप्लीटिंग कंडीशंस, एमेनोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर, अर्ली मेनोपॉज या हाइपोगोनाडिज्म इन मेन। फिजिकल इनएक्टिविटी, अनकंट्रोल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म, hyperparathyroidism, chronic inflammatory disease, corticosteroid use, कुशिंग सिंड्रोम। इसमें सारे आपको याद रखने हैं, सब इम्पोर्टेंट है। सब इम्पोर्टेंट है, खास करके आप ध्यान इन पे देना। जो अनकंट्रोल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म हो, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज हो गया, कुशिंग सिंड्रोम हो गया, और एमेनोरिया हो गया, एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक, स्मोकिंग तो बहुत ज़रूरी है। ऑल इन ऑल आपको सारे ही याद करने हैं, बट मैंने ये वाले मार्क करवा दिए क्योंकि ये ज़्यादातर स्टूडेंट को याद नहीं रहते, तो इस वजह से आपको ऑल इन ऑल सारे याद करने हैं। अच्छा, ये एक विटामिन डी होम्योस्टेसिस और विटामिन डी और कैल्शियम रेगुलेशन की एक डायग्राम है। यहाँ पर काफ़ी दफ़ा आपने स्टेप वन में भी देखी होगी। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, वो ये है कि सबसे पहले तो विटामिन डी की एक्टिविटी को देखते हैं। स्टार्ट आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन विटामिन डी की एक्टिविटी को देखते हैं। ये
इस फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होता है, स्टोरेज फॉर्म में 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में हमारे पास प्रेजेंट होता है। और ये 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो आपका किडनी में होता है, उसके थ्रू ये कैल्सिट्रायोल में या 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट होता है। स्टोरेज फॉर्म ये है, आपने याद रखनी है। प्राइमरी स्टोरेज फॉर्म ये वाली है और एक्टिव फॉर्म ये वाली है। ये एक्टिव फॉर्म है आपकी, जिसको हम कैल्सिट्रायोल भी कहते हैं। और ये एक्टिव फॉर्म पर जाके बोन में और किडनी में काम करती है, इंटेस्टाइन्स में और किडनी में काम करती है। बोन में ये कैल्शियम और फॉस्फेट की रिलीज को बढ़ाते हैं, और किडनीज में ये एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट, और किडनीज में भी ये एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं कैल्शियम और फॉस्फेट की। इससे जो ओवरऑल इफेक्ट होता है वो ये होता है कि दोनों की लेवल बढ़ जाती है। लेकिन इस एंजाइम में कन्वर्ट होने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं जो इसको कन्वर्ट कराती हैं एक्टिव फॉर्म में? सबसे पहले तो या तो कैल्शियम का लेवल कम हो जाए। ठीक है, अगर कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो पीटीएच सर्कुलेशन में रिलीज होगा, तो फिर ये स्टिमुलेट होगा। और अगर फॉस्फेट का लेवल कम हो जाए तो ये स्टिमुलेट होगा। ठीक है, ये भी याद रखना है कि फॉस्फेट भी होता है यहाँ पे, सिर्फ कैल्शियम वाले साइड को याद नहीं रखना। तो पीटीएच प्राइमरीली डायरेक्टली इसको अफेक्ट करता है, लेकिन कैल्शियम इनडायरेक्टली करता है, क्योंकि पीटीएच तभी रिलीज होगा ना जब कैल्शियम कम होगा जिसम में, या फिर विटामिन डी खुद कम होगा। तो ये कंडीशंस पीटीएच को रिलीज करवाती है, या तो कैल्शियम कम हो, या फॉस्फेट बढ़ा हुआ हो, या फिर विटामिन डी खुद कम हो। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फॉस्फेट कम है तो ये सिमुलेट कर रहा है, तो ये थोड़े से कॉन्ट्रडिक्टिंग इसके इफेक्ट्स हैं। लेकिन इसके ऊपर आपको कोई सवाल नहीं करेगा दोनों को कंपेयर करते हुए। और आपको याद ये सारी कंडीशन रखनी है पीटीएच के लिए। ये कंडीशन आपने याद रखनी है, कैल्शियम की लेवल कम, पीटीएच की लेवल ज़्यादा, फॉस्फेट की लेवल ज़्यादा, विटामिन डी की लेवल कम, ये पीटीएच को सिमुलेट करती हैं। और विटामिन डी को पीटीएच की लेवल और फॉस्फेट की लेवल सिमुलेट करती है, उसके कन्वर्जन को। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब पीटीएच रिलीज होता है तो क्या करता है। पीटीएच जब रिलीज होता है तो रीनल ट्यूबुलर सेल्स पे जाके ये विटामिन डी की सिंथेसिस को बढ़ाता है, और कैल्शियम, जो कि कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है पीटीएच, फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, और यूरिन में यूरिन में कैल्शियम की लेवल को कम करता है और फॉस्फेट की लेवल को बढ़ाता है। तो बॉडी में, अगर बी से आप बॉडी या फिर ब्लड भी याद रखें, तो इसमें कैल्शियम बढ़ता है और फॉस्फेट कम होता है, और यूरिन में कैल्शियम कम होता है और फॉस्फेट बढ़ता है। तो ये सिलसिला होता है जो आपको याद रखना है। विटामिन डी फिर इन टर्न जब ज़्यादा कन्वर्ट हो जाता है, रिलीज हो जाता है, तो फिर वो नेगेटिव फीडबैक देता है इसको, ताकि पीटीएच की लेवल कम हो सके। तो इस तरीके से ये पूरा लूप चल रहा होता है सारा। अच्छा, नेट इफेक्ट पीटीएच का बॉडी में ये होता है कि कैल्शियम की लेवल बढ़ती है और फॉस्फेट की लेवल कम होती है। ये इसका नेट इफेक्ट होता है। आगे बढ़ते हुए, एग्जाम में रिवील हिप फ्रैक्चर्स एंड वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर्स, जो कि लॉस ऑफ हाइट या फिर प्रोग्रेसिव थोरैसिक काइफोसिस, यानी कि एक स्पाइन का कर्वेचर होता है ना, स्पाइन का एक कर्वेचर होता है नॉर्मल, ज़्यादा स्पाइन कर्व हो जाएगा, ज़्यादा कर्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको एग्जामिनेशन पे देख सकते हैं। या तो फिर हिप फ्रैक्चर, सबसे मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हिप फ्रैक्चर होता है, या फिर डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर्स, जो कि कूलीज फ्रैक्चर होता है। तो आपको याद होगा कि आपने पढ़ा होगा फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। ये एल्डरली में सबसे ज़्यादा जो फ्रैक्चर होता है, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड एल्डरली में, वो सबसे ज़्यादा आपका रिस्ट फ्रैक्चर होता है,
जो कि कूलीज फ्रैक्चर होता है। क्योंकि एल्डरली में ऑस्टियोपोरोसिस प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड में सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर एल्डरली को रिस्ट में होता है। एज वाइज इसकी साइड चेंज होती है। यंग यंग जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर ये सुप्राकॉन्डाइलर रीजन के अंदर ज़्यादा फ्रैक्चर होता है। तो हिप फ्रैक्चर आपने एक याद रख लिया, वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर आपने याद रख लिया, और एक डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर आपने याद रख लिया। वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर जो है वो प्रेजेंट कर सकता है एज अ लॉस ऑफ हाइट या प्रोग्रेसिव थोरेसिक काइफोसिस। मैंने आपको बताया कि ये बेंड बढ़ जाएगा, ज़्यादा बेंड हो जाएगा स्पाइन का जो कर्वेचर होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आपका डेक्स है, और ये अबव 65 सारे पेशेंट्स में आपने करवाना है फॉर वुमेन, एंड फॉर मेन अबव 75 आपने 70 ईयर्स ऑफ एज में आपने करवाना है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट को है तो बोन मिनरल डेंसिटी स्कोर जो है वो 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशन कम आएगा नॉर्मल से कम आएगा, यानी -2.5 आ सकता है आपका। ऑस्टियोपिनिया में 1 से लेके 2.5 तक आएगा, मतलब -1 से लेके -2.5 तक। ये बात आपने याद रखनी है, कभी कभार इस तरीके से लिख के दे सकते हैं। ज़ीरो से अगर ऊपर है तो मतलब वो नॉर्मल है, ज़ीरो से कम है -1 पे तो वो ऑस्टियोपिनिया है, अगर वो और मज़ीद कम है -2.5 तक है तो वो फिर ऑस्टियोपोरोसिस की कैटेगरी में आ जाता है। लैब टेस्ट आपने ये रखनी है कि आपने कैल्शियम फॉस्फेट और पीटीएच की लेवल्स को आपने मेजर करना है, सिर्फ रूल आउट करने के लिए किसी और कॉज को, टीएसएच को मेजर करना है आपने। लिवर एंजाइम्स को आप मेजर करेंगे, क्रेटिनिन को मेजर करेंगे, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को करेंगे आप। अगर एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी सस्पेक्टेड है तो आपने एफएसएच और एलएच को भी करना है, बट मोस्टली ऐसा पूछा नहीं जाता। ये मैं आपको बता दूं कि ऑस्टियोपोरोसिस में सब कुछ आपको नॉर्मल मिलेगा, ठीक है। जो ट्रीटमेंट है ऑस्टियोपोरोसिस की, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इसमें आपने एडिक्वेट कैल्शियम और विटामिन डी का इंटेक करना है, और सप्लीमेंटेशन का इस्तेमाल करना है। स्मोकिंग सेसेशन का यूज़ करना है, हैवी अल्कोहल यूज़ को अवॉइड करना है, और वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज आपने लगानी है। बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट जो है वो आपकी बिसफॉस्फोनेट होंगे, एलेंडोनेट, राइजोडोनेट, अबेंडोनेट और जोलिडोनिक एसिड। इसमें जोलिडोनिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ये यूज़ होंगे ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट में, ये ऑस्टियोपीनिया के लिए यूज़ नहीं होते। और जो ड्रग्स यूज़ हो सकती हैं वो पीटीएच एनालॉग है, टेरिपेराडाइट। इसमें पैरा आता है तो आप ये बात याद रख सकते हैं कि पैराथायरॉयड एनालॉग है ये। डेनोसुमैब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कि यूज़ हो सकती है, और एलॉक्सिफिन भी इसके अंदर यूज़ हो सकता है। एलॉक्सिफिन इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है एग्जाम में। की फैक्ट, osteoporosis is the most common cause of pathological fractures in thin women and men greater than 60 years of age। तो ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है। और अपर जीआई साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि रिफ्लक्स एसोफेगाइटिस और एसोफेगियल अल्सर जो है वो कॉमन होते हैं ओरल बिस्फॉस्फोनेट के इनटेक में, एलिंडोनेट और रेसिडोनेट। ये बेसिकली कुछ और भी फार्माकोलॉजी होती है जिसके साथ ये कॉमन होते हैं, जैसे कि आपके बिस्फॉस्फोनेट हो गए, पोटेशियम सॉल्ट्स हो गई, आयरन सॉल्ट्स हो गई, आयरन सप्लीमेंट्स हो गए, और आपके एनसेट्स भी होते हैं शायद, लेकिन ये आपने कंफर्म करना है। ये कुछ होते हैं फार्माकोलॉजी जो एसोफेगाइटिस करवाती है, पिल एसोफेगाइटिस करवाती है। कॉम्प्लिकेशन, फ्रैक्चर सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है लो बोन मिनरल डेंसिटी की ऑस्टियोपोरोसिस की। और ये एक आपको दिखाया हुआ है पिक्चर, एक्सरे, ये एक्सरे शो हो रहा है ऑस्टियोपोरोसिस का। इसमें एक एंटीरियर वेज आपको नज़र आ रही होगी, एंटीरियर वेज बन रही है जो कि लोअर थोरेसिक वर्टिब्रल बॉडी पे बन रही है इस तरफ, और काइफोसिस भी हुआ हुआ है पेशेंट को। आप देख सकते हैं कि ये जो कर्वेचर है वो कितना बड़ा हुआ है।
ये इसको इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर भी कहते हैं क्योंकि द बोन इज़ नॉट सफिशिएंट, बोन इनसफिशिएंट हो गई है उसका वेट बेयर करने के लिए। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब पैचो डिजीज़ पे आते हैं। तो ये एक इंक्रीज रेट ऑफ बोन टर्नओवर का कैरेक्टरिस्टिक डिजीज़ है, जिसमें एक्सेसिव रिजॉर्प्शन भी होती है बोन की और फॉर्मेशन भी होती है। और इस मुसलसल रिजॉर्प्शन और फॉर्मेशन की वजह से एक मोज़ेक लैमेलर बोन पैटर्न नज़र आता है हमें एक्सरे पे, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है इसका। और ये सस्पेक्टेड है कि लेटेंट वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जेनेटिकली ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स को भी हो सकता है। इसमें प्राइमरी हाइपरपैराथायरिज्म भी होती है और सार्कोमा का इंक्रीज्ड रिस्क होता है, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये या तो एक बोन को, जिसे मोनोस्टॉटिक बोलते हैं, उसे अफेक्ट कर सकता है, या तो फिर ज़्यादा बोन्स को, फिर इसको पॉलीस्टॉटिक डिजीज़ कहेंगे जब ये मल्टीपल बोन्स को अफेक्ट करेगा। स्कल, वर्टिब्रल बॉडीज, पेल्विस और लॉन्ग बोन्स को ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। इस डिजीज़ में आपको लैब्स के ऊपर सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेस बढ़ा हुआ मिलेगा, लेकिन जीजीटी आपको नॉर्मल मिलेगा। उसूलन वैसे जब एपी आपको बढ़ावा मिलता है और जीजीटी भी आपको बढ़ावा मिलता है, तो वो फिर लिवर की पैथोलॉजी को इंडिकेट करता है, लेकिन क्योंकि इसमें जीजीटी नॉर्मल होगा और सिर्फ अल्कलाइन फॉस्फेटेस बढ़ा हुआ होगा, तो ये आपको प्रूव करेगा कि ये एक बोन की प्रॉब्लम है, ना कि लिवर की। हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन में जब हम चलेंगे तो ये यूजुअली एसिम्टोमेटिक होते हैं पेशेंट्स भी, लेकिन एकिंग बोन पेन या जॉइंट पेन हो सकता है, बोनी डिफॉर्मिटी मिल सकती हैं, फ्रैक्चर मिल सकता है आपको पैचेट डिजीज़ की साइड पे, नर्व इंट्रैपमेंट मिल सकती है, हेडेक्स मिल सकते हैं, हेयरिंग लॉस आपको मिल सकता है अगर स्कल को इन्वॉल्व करता है। ये बेसिकली इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हेयरिंग लॉस का मिलना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अपने दिमाग में रखना है कि हेयरिंग लॉस इस समय मिलता है। अच्छा, निमोनिक पढ़ लेते हैं पहले। इसके सिम्टम्स का निमोनिक है पैनिक्स के नाम से, जिसमें पी फॉर ए, आर्थ्रल्जिया, नर्व कंप्रेशन, न्यूरल डेफनेस, इंक्रीज बोन डेंसिटी, कार्डिक फेलियर, स्कल इन्वॉल्वमेंट, स्क्लेरोटिक वर्टिब्रा। ये आप देख सकते हैं पैचेट डिजीज़ में ये फाइंडिंग मिलती है। अगर आप देखें तो ये आप इसको कंपेयर कर सकते हैं इस साइड से कि ये जो बोन का पैटर्न है वो कितना रैगिडी पैटर्न है और कितना अनक्लियर पैटर्न है इसका। तो कॉर्टेक्स इसमें थिकन नज़र आ रही है आपको, इसको साफ कर दूँ। तो कॉर्टेक्स आपको थिकन नज़र आ रही है, ट्रैबिक्यूला आपको थिकन नज़र आ रहा है इसमें, और राइट फेमोरल हेड भी एक्सपेंडेड है। तो अब आप देख लो डायग्राम, जितना आपको नज़र आ रहा है वैसे ये इतना आइडेंटिफाई नहीं हो पाता क्लोजली। ठीक है, डायग्नोसिस बेस्ट इनिशियल टेस्ट, प्लेन फिल्म एक्सरेज, लेटिक और स्क्लेरोटिक लीजन्स आपको नज़र आते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन आपने याद रखना। और रेडियो न्यूक्लाइड बोन स्कैन कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है अगर ये वाइड स्प्रेड डिजीज़ हो तो, अगर वाइड स्प्रेड डिजीज़ हो फिर ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बेस्ट इनिशियल जो है वो एक्सरेज ही इंपॉर्टेंट है। ये बोन स्कैन की पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं, ये डाय यहाँ पे जा रही है, ये इस तरफ जा रही है। ये पैचो डिजीज़ की साइट है जहाँ पे बोन आइसोटोप जो है, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप हमने इंजेक्ट किया है डाई का, उसका अपटेक बढ़ा हुआ है, तो ये एक सिवियर डिजीज़ को शो कर रहा है। इसमें लैब वैल्यूज़ में सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेस बढ़ा हुआ होगा और बाकी सब नॉर्मल होगा। और मेटास्टैटिक बोन डिजीज़ भी इसी इसी किस्म की जो है प्रेजेंटेशन देता है, और
लैब्स भी इस किस्म की देता है, इस वजह से ये कि इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। तो इससे आपको उसे डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि ये मेटास्टैटिक बोन डिजीज़ तो नहीं है कोई। और बोन पेन और हेयरिंग लॉस जो है वो पैच डिजीज़ को शो करता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रीटमेंट, ज़्यादातर पेशेंट्स को किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इसका कोई क्योर है नहीं, बट इसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। तो बिसफॉस्फोनेट जो है वो इसके अंदर भी फर्स्ट लाइन है। कैल्सिटोनिन दे सकते हैं हम अगर बिसफॉस्फोनेट के लिए पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा, और कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन भी देते हैं हम एनाल्जेसिक्स और एसिटामिनोफेन पेन कंट्रोल के साथ। फिजियोथेरेपी करा सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा सकते हैं, सर्जरी भी करा सकते हैं, बट ये जो फार्माकोलॉजिक मैनेजमेंट है ये इसकी मेन है जो आपसे पूछते हैं वो। कॉम्प्लिकेशन सारी इसकी इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, हाई आउटपुट कार्डिक फेलियर हो सकता है, ऑस्टियोसार्कोमा हो सकता है। ये जो लास्ट के दो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये क्लियर हो गया है। अच्छा, दूसरा हमारा टॉपिक है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। इसमें जो है पीटीएच की लेवल बढ़ जाती है। तो उससे ये कह रहा है कि आप जेनेटल यूरिनरी चैप्टर को पढ़ें, लेकिन इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइमरी का मतलब ये है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर प्रॉब्लम है। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसके अंदर प्रॉब्लम है। सेकेंडरी का मतलब यह है कि सेकेंडरी में पीटीएच इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि इनसफिशेंसी है, रीनल इनसफिशेंसी है। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन डी बन नहीं रहा, तो इस वजह से जो है सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म हो गया है। पीटीएच को जाहिर सी बात है इसके रिस्पॉन्स में सिक्रीट तो होना ही है। और टर्शरी हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है एक डायलिसिस पेशेंट में ज़्यादातर देखा जाता है कि जिसमें इतने टाइम से हाइपर पैराथायराइडिज्म हुई हुई है सेकेंडरी, कि वो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की हाइपरप्लेजिया करा देती है। और इसमें जब आप किडनी को ट्रांसप्लांट भी करते हैं, किडनी को रिप्लेस भी करते हैं, तब भी क्योंकि ये हाइपरप्लास्टिक हो चुकी होती है, इनका साइज बढ़ जाता है, तो हाइपर पैराथायराइडिज्म तब भी वहाँ पे परसिस्ट करती है उस पेशेंट की बॉडी में। तो इसको हम टर्शरी कहते हैं, जिसमें ग्लैंड्स ऑटोनोमस हो जाती हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग सेकेंडरी का जो रिजल्ट है वो टर्शरी है। सूडो हाइपर पैराथायराइडिज्म का मतलब ये है, अभी हाइपो है, उसका उसका मकसद ये है कि पीटीएच की रेजिस्टेंस हो गई, जिसकी वजह से पीटीएच लेवल्स तो बढ़ी हुई हैं, मगर पीटीएच का कोई काम नहीं है। तो पीटीएच की जो है एक किस्म से डेफिशिएंसी हो गई है। और ये एक डिजीज़ है जिसके साथ ये एसोसिएटेड होती है, जिसे ऑलब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रोफी कहते हैं, जिसमें फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाटार्सल जो है वो शॉर्टेंड होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि आप पढ़ेंगे आगे। ये आपको याद रखनी है कि इसके अंदर सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म होता है। लेवल्स बढ़ी हुई होंगी लेकिन इसका कोई भी असर नहीं होगा। हाइपोकैल्सीमिया होगी बॉडी में, हाइपरफॉस्फेटेमिया होगी, सारा हाइपोपैराथायराइडिज्म वाले सिम्टम होंगे, लेकिन लेवल इसकी बढ़ी हुई होगी। हिस्ट्री में ये सिम्टोमेटिक होते हैं ज़्यादातर। लैब्स में इसकी रिजल्ट आपको पता बताएंगे कि इसके अंदर अगर हाइपरकैल्सीमिया है और हाइपोफॉस्फेटीमिया है, हाइपरकैल्सीयूरिया है, तो ये प्राइमरी है। इसका मतलब ये है कि पीटीएच ज़्यादा रिलीज हो रहा है। ठीक है, एक 99 टेक्नीशियन स्कैन भी इसको बता सकती है कि इसके अंदर कोई एडिनोमा तो नहीं है, तो हम 99 टेक्नीशियन स्कैन भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। हालांकि ये पूछा नहीं जाता लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये हम मैकस जावर्टिकुलम में भी यूज़ करते हैं। डेक्सा भी करा सकते हैं, लेकिन ये इतना इतना यूज़ नहीं होता है। ये फ्रैंक ऑस्टियोपोरोसिस हमें रिवील करा सकता है, जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरपैराथायराइडिज्म की वजह से हो चुकी है। और रीनल इमेजिंग हम करवा सकते हैं ताकि हमें रीनल स्टोन्स के बारे में पता चल सके। अच्छा, की फैक्ट, hypercalcemia associated with stones, bones, groans and bones and psychiatric overtones. तो stones, kidney stones, bones, pain, moans, groans और psychiatric condition, overtones, hallucination वगैरह हो रही होगी। फर्स्ट लाइन हाइपरकैल्सीमिया,
जो ट्रीटमेंट है हाइपरकैल्सीमिया की, इमरजेंसी ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन वो ये है कि आप आईवी फ्लूइड्स देंगे इनको, और उसके बाद आप कैल्सीटोनिन ऐड करेंगे। अगर हाइपरकैल्सीमिया किसी मालिग्नेंसी की वजह से हो रही है तो आपने बिस्फोस्फोनेट ऐड करने हैं। ये इसकी एक्यूट ट्रीटमेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की काफ़ी सारी एटियोलॉजीज होती हैं, हाइड्रोजेनिक होती है, पोस्ट सर्जिकल सबसे कॉमन होती है, ये आपने याद रखनी है। ऑटो इम्यून होती है, कॉन्जेनाइटल होती है, और इन्फिल्ट्रेटिव भी होती है, हीमोक्रोमेटोसिस हो गया, विल्सन डिजीज़ हो गया। कॉन्जेनाइटल में डिजॉर्ज आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एटियोलॉजीज कुछ आपको याद रखनी है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की एटियोलॉजीज है। अच्छा, बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट एक्यूट हाइपरकैल्सीमिया के लिए मैंने आपको बताया आईवी फ्लूइड्स और कैल्सीटोनिन, और लॉन्ग टर्म के लिए हम आईवी बिस्फोस्फोनेट देते हैं। पैराथोराइडेक्टमी करनी पड़ती है अगर पेशेंट लगातार सिम्टोमेटिक है, और ये क्राइटेरिया अगर फॉलो हो रहा है तो, जिसमें क्रेटिनिन भी बढ़ा हुआ है और बोन मिनरल डेंसिटी भी कम है, और A50 से कम जो है एज है, तो ये हमें फॉलो करना पड़ता है क्राइटेरिया। इन केस ऑफ सॉलिटरी एडिनोमा एक ग्लैंड रिमूव हो सकती है। सेटिंग ऑफ हाइपरप्लेशिया 3.5 ग्लैंड्स मस्ट बी रिमूव। ये बस एक छोटा सा फैक्ट आपको पता होना चाहिए, और ये जो है वो उसकी लैब वैल्यूज़ है हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की। ये आप चाहें तो देख लें, वैसे तो हमने इसको डिस्कस कर लिया है। एक्टोपिक पीटीएच आरपी और पीटीएच में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, जब एक्टोपिक की वैल्यू बढ़ेगी तो ओरिजिनल पीटीएच की वैल्यू कम होगी। ये दोनों सेम नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, जब ये बढ़ा हुआ होगा जिन कंडीशंस में, वो आपको पता है कौन सी कंडीशंस होंगी, लंग की जो कंडीशंस होंगी या ब्रेस्ट की ट्यूमर्स होंगे, तो ये जो है वो कम होगा। बस ये आपने याद रखना है, बाकी आप टेबल देख सकते हैं खुद भी। अच्छा, इन पेशेंट्स विद सीकेडी हम लोग ओरल फॉस्फेट बाइंडर्स एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जो कि सिवेलमियर के नाम से होते हैं और लेंथेनम कार्बोनेट के नाम से होता है। ये क्या करते हैं कि ये फॉस्फेट की लेवल को कम करते हैं, जो हमें सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में मिलते हैं। तो फॉस्फेट की लेवल को कम करने के लिए हम ये एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और सिनाकैल्साइड जो है वो एक कैल्सीमिमेटिक एजेंट है, जो कि पीटीएच लेवल्स को कम करता है, और ये अप्रूव्ड है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में, इसका यूज़ अप्रूव्ड है, जो कि रीनल फेलियर की वजह से कॉज होता है। तो सिनाकैल्साइड हम यूज़ कर सकते हैं पीटीएच लेवल को कम करने के लिए, लेकिन ये सेकेंडरी में यूज़ होगा सिर्फ। Hyperparathyroidism can be caused by ectopic PTH-RP production, particularly from breast, lung and head and neck carcinoma. सिंपल है ये। कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा हाइपरकैल्सीमिया हो सकती है, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की कॉम्प्लिकेशन, और पोस्ट पैराथायरॉयडेक्टमी के बाद जो है हमें हंग्री बोन सिंड्रोम हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि प्रोलॉन्ग्ड हाइपोकैल्सीमिया जो है वो हो जाएगी अगर पीटीएच एकदम से जो है रिमूव हो जाएगा, और बोन अपटेक भी बढ़ जाएगा कैल्शियम और फॉस्फेट और मैग्नीशियम का। आप खुद सोच सकते हैं, अगर पीटीएच की लेवल मुसलसल हाई है और बोन्स जो है वो कैल्शियम रिलीज़ किए जा रहा है, फॉस्फेट रिलीज़ किए जा रहा है, एकदम से आप इसे शट डाउन कर लेंगे, तो वो जो सारा ब्लड के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम है, वो सारा एकदम से बोन के अंदर वापस चला जाएगा। जब वो चला जाएगा तो ब्लड में इनकी लेवल कम हो जाएगी। तो ये हंगरी बोन सिंड्रोम है, इसमें हाइपोकैल्सीमिया के जो है वो आपको सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो ये बस आपने याद रखना है, बाकी हम फिर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।